ओके स्टूडेंट्स, सो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा एसएस में वो है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। थोड़ा हम पुरानी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए। शुरू में पोर्तुगीज आए, जब वास्को डी गामा ने भारत का सी रूट ढूंढा। फिर धीरे धीरे पोर्तुगीज के बाद हॉलैंड के निवासी और फिर फ्रेंच के निवासी और एंड में ब्रिटिशर्स आए। बट क्योंकि ब्रिटिशर्स बाकी से ताकतवर थे तो उन्होंने हमारे देश में पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया। अभी आने का कारण क्या था, क्यों वो भारत में आना चाहते थे और क्या वजह थी कि वो भारत में ही ट्रेड करना चाहते थे, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंस एशियन पीरियड इंडिया हैज एंजॉयड और incomparable position in the whole world due to its economic, culture and religious inheritance। भारत पुराने जमाने से बहुत ही संपूर्ण देश था, बहुत ही प्रॉस्पर देश था, बहुत अमीर देश था पुराने जमाने में। यहाँ तक कि भारत को गोल्डन बर्ड, समुद्र सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। पूरे विश्व में भारत के चर्चे हुआ करते थे। ठीक है, ड्यू टू द इकोनॉमिक prosperity and cultural inheritance, people from different nation of the world came to India। ठीक है, भारत को देखने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती थी। भारत जैसे कोई पवित्र स्थान ना हो, वैसे हर कोई भारत आने के लिए सोचता था। ठीक है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ इंडियन स्पाइसेस, मुस्लिन, सिल्क क्लॉथ एंड इंडिगो। ठीक है, अब उसके अलावा व्यापारियों की नजर भी भारत पर रहती थी, क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया माना जाता था। तो भारत के साथ व्यापार करना या भारत की चीजों को भारत से लेकर दूसरे देशों में बेचने में बहुत पैसे कमाए जा सकते थे, क्योंकि भारत की चीजों की डिमांड बाकी विश्व भर में बहुत ज्यादा थी। जैसे भारत के कुछ मसाले, मुस्लिन, सिल्क क्लोथ, इंडिगो एक्सेट्रा, ये सब बहुत हैवी डिमांड में हुआ करता था, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में। Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of this route was Istanbul, Constantinople in Turkey। ठीक है, भारत के लिए उस समय कोई समुद्री रास्ता नहीं था, नहीं पता था किसी को भी। तो भारत से जो व्यापार किया जाता था वो लैंड रूट के द्वारा किया जाता था, जो कि काफी लैंड रूट के द्वारा व्यापार करना थोड़ा पॉसिबल कम होता था उस जमाने में, क्योंकि हैवी हैवी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लैंड रूट के द्वारा बहुत मुश्किल होता था। और तभी कुछ प्रॉब्लम भी आ गई। जो रास्ता था यूरोप से भारत का, वो इस्तांबुल यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल के से पास होता था, जो तुर्की में है। ठीक है, लेकिन कुछ 1453 में तुर्कीज मुसलमानों ने उस जगह को अपने अंडर ले लिया, उस जगह पे कब्जा कर लिया, और जो वहां का जो रूट था उस रूट पर कब्जा कर लिया, और वो रूट यूरोपियंस के लिए क्लोज कर दिया। तो तब से यूरोपियन का भारत में आना जाना बंद हो गया और व्यापार भी बंद हो गया उस जगह से। तो इस वजह से यूरोपियंस बिना भारतीय रॉ मटेरियल यानी भारत से जो वो चीजें ले जाते थे और अपने देश में उससे कुछ नया बनाकर या फिर वो चीजें बेचकर जो पैसे कमाए जाते थे, अब वो नहीं हो पा रहा था। और ब्रिटिशर्स यूरोपियंस तड़प रहे थे कैसे वो भारत में आके अपना व्यापार एक्सपेंड कर सके। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। With the inspiration and encouragement and economic help from Portuguese King Prince Henry, some brave people began effort to discover new sea route। ठीक है, पुर्तगालीज के जो राजा थे उन्होंने बहुत पैसों से मदद की एक्सप्लोरर्स की, जो सेलर्स होते थे, जो समुद्री यात्राएं करते थे, दूसरे देशों के रास्ते ढूंढा करते थे, उनकी उनके राजा की मदद से पुर्तगालीज के जो सेलर्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की भारत के लिए रास्ता ढूंढने की। ठीक है, और फिर एक ग्रेट मैन जिन्होंने भारत ढूंढने का जिम्मा अपने सर पे लिया था, उनका नाम था बार्थोलोम्यू डियोज। उन्होंने कैप ऑफ गुड होप, यानी कि ये साउथ अफ्रीका में एक जगह है, अब ध्यान से देखिए, इस जगह का पता लगा लिया था। कैप ऑफ गुड होप यानी साउथ अफ्रीका की एक प्लेस। ठीक है, with the economic assistance from the king of Spain,
क्रिस्टोफर कोलंबस बिगेन हिज एड, ठीक है। अब एक और सेलर थे कोलंबस, उन्होंने भी सी रूट ढूंढने का जिम्मेदारी अपने सिर पे उठाई। इन 1492 which again came to stop at an island presently known as वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो कोलंबस एक्चुअली भारत तो नहीं पहुंच पाए थे, बट वो अमेरिका और अमेरिका के वेस्ट में स्थित छोटे छोटे आइलैंड जिनको वेस्ट इंडीज के नाम से आज भी जाना जाता है, उन्होंने वो जगह ढूंढ ली थी, ठीक है। उन्होंने अटलांटिक ओशन में जो सिचुएटेड है। कोलंबस हु हैड बिलीव्ड throughout his life that he has discovered a new sea route to India had actually discovered a new land. Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America, ठीक है। तो उन्होंने जो नई नई एक दूसरी जगह ढूंढ ली थी जिसे वो इंडिया समझ रहे थे, एक्चुअली में वो इंडिया ना होकर अमेरिका था, ठीक है। तो जो पूरी दुनिया को बताया जिस इंसान ने कि भाई ये इंडिया नहीं है, ये कोई दूसरी कंट्री है, उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुकी। तो फिर उन्हीं के नाम पर उस देश का नाम रख दिया गया अमेरिका। और अमेरिका के साइड में स्थित छोटे छोटे जो टापू थे, आइलैंड्स थे, उनको वेस्ट इंडीज नाम दे दिया गया। वेस्ट इंडीज, आप आज भी आपको ने जब क्रिकेट की एक टीम है वेस्ट इंडीज, आपने सुना होगा क्रिस गेल और बहुत सारे प्लेयर हमारे आईपीएल में खेलने भी आते हैं वेस्ट इंडीज से, ठीक है। और अमेरिका को तो कौन नहीं जानता। हालांकि कितने ही सालों तक ये माना गया कि वो इंडिया ही है, लेकिन जब बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि वो इंडिया ना होके कोई और जगह है, तब वहां के नागरिकों को इंडियन अमेरिकन्स भी कहा जाने लगा या रेड इंडियंस भी कहा जाने लगा, और आज भी कहा जाता है, ठीक है। तो फिर आया पुर्तगाली सेलर वास्को डी गामा। उसने जैसे तैसे करके ये कैप ऑफ गुड होप की सहायता लेकर 1498 में भारत का रास्ता ढूंढ ही लिया, ठीक है। व्हेन ही रीच्ड कालीकट, वो सबसे पहले कहां पर आए, यहाँ कालीकट पर, ठीक है। कालीकट पर वो सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इंडियन सेलर, एक इंडियन सेलर की मदद लेकर। ही वॉज वेलकम्ड बाय देन किंग जामोरिन। उस समय कालीकट के वहां पर किंग जामोरिन राज्य किया करते थे। तो वास्को डी गामा ने उनसे परमिशन लेकर वहां पर बिजनेस या ट्रेड एक्टिविटीज करने की परमिशन ले ली पुर्तगालीज के लिए। Thus, this is considered as an important event in the world as this opened door for other European to come to India. और इसी की वजह से ये जो जामोरिन ने किया था वो सबसे बड़ी गलती थी कि भाई ब्रिटिशर्स को उन्होंने अलाउड कर दिया भारत में ट्रेड करने का, और वहीं से यूरोप के अलग अलग देशों के लिए भारत के दरवाजे खुल गए, और यहाँ से शुरू हुआ भारत को लूटने का सिलसिला। Arrivals of Europeans to India. द पुर्तगीज वेयर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। जैसा कि वास्को डी गामा ने अब समुद्र का वो रास्ता ढूंढ लिया था जिसके जरिए व्यापार बहुत आसानी से किया जा सकता था और भारत कैसे पहुंचा जा सकता था, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हीं के देश के लोग यहाँ पर आ, अपना व्यापार करने और यहाँ की चीजों को विदेशों में और यूरोपियन कंट्रीज में बेचने के लिए सबसे पहले वही आए। विद इन अ स्पेन ऑफ 100 ईयर, 100 साल तक, 100 साल तक उन्होंने ही राज्य किया। यानी कि 1498 में वास्को डी गामा आया था, फिर 1500 से लेके 1600 तक 100 साल तक पुर्तगीज ने बिना किसी के इंटरफेरेंस के आसानी से भारत में अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज चालू रखी। उन्होंने छोटी छोटी जगहों पर अपनी कंपनियां खोली, दीव, दमन, गोवा, कोची, मलाइका, ये सब जगह। इंस्पायर्ड बाय पुर्तगीज सक्सेस इन ट्रेड, अब पुर्तगीज के चर्चे पूरे यूरोपियन कंट्रीज में होने लगे कि कैसे पुर्तगीज वाले जो लोग हैं वो भारत में जाकर व्यापार कर रहे हैं और इतने धनवान बनते जा रहे हैं। पूरे यूरोप में इसकी चर्चा होने लगी। तो इन्हीं को देखकर, इनसे इंस्पायर्ड होकर हॉलैंड के लोग और डेनिश के लोग भारत में व्यापार करने आए।
द इंग्लिश ट्रेडर्स एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, अभी इंग्लिश ट्रेडर यानी जो ब्रिटेन, इंग्लैंड के और जो आयरलैंड के जो थे ट्रेडर्स, वो भी अब भारत में आने लगे, ब्रिटिशर्स भारत में आने लगे, और उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनाई। When Queen Elizabeth of England gave the permission to East India Company to carry out the trade with the eastern countries, ओके, तो एलिजाबेथ की परमिशन से एलिजाबेथ ने ऑर्डर दे दिए कि भाई आप जाओ और भारत में व्यापार शुरू करो। तो पहला जो आदमी भारत आया था, द फर्स्ट शिप अंडर द लीडर ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड इन सूरत। तो पहला जो ब्रिटिशर भारत में आया था, यानी इंग्लैंड से जो बिलोंग करता था, ब्रिटेन से जो बिलोंग करता था, उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। वो सूरत में आया। ठीक है, बट ड्यू टू डोमिनेंस एंड अपोजिशन फ्रॉम पोर्तुगीज दे वर नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेड। ठीक है, इनिशियली जहांगीर जब वहां पे राजा हुआ करता था, अकबर का बेटा और शाहजहां का जो पापा था, वो उसने मना कर दिया था उनको, ब्रिटिशर्स को वहां पर ट्रेड करने से। और साथ ही साथ पुर्तगीज ने जो अपनी छोटी छोटी जगह बनाई हुई थी, कंपनीज, छोटी छोटी कॉलोनीज बनाई हुई थी, उन पर भी उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का अपोज किया और उन्हें भगा दिया। ठीक है, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ताकतवर थे, पूरे यूरोप में सबसे ताकतवर उस जमाने में कोई कंट्री था तो वो ब्रिटेन ही था। तो ब्रिटेन ने बाद में लड़ाई झगड़े में या जैसे तैसे करके उन्होंने परमिशन प्राप्त कर ही ली एक मुगल एम्परर से। मुगल एम्परर उस जमाने में शाहजहां थे, जिन्होंने कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स को राज करने की परमिशन दे दी। जहांगीर था तब राजा, तो उसने परमिशन ब्रिटिशर्स को दे दी। Thus the British East India Company established its first trade center in सूरत in 1613। तो 1613 में बाद में उनको परमिशन मिलने के बाद उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की वहां पर। ठीक है, इनिशियली द कंपनी established its trade center in सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। शुरू में उन्होंने जो अपनी कंपनी, ये ज्यादातर समुद्र के किनारे ही अपनी कंपनियां स्टैब्लिश करते थे, क्योंकि समुद्री रास्ते से भारी भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता था शिप्स के जरिए। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठास इन दिस रीजन, लेकिन क्या था, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठास इन दिस रीजन द कंपनी सेंस्ड डेंजर टू इट्स एक्सिस्टेंस एंड हेंस मूव टुवर्ड द साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन, where they set up their centers in Masulipatam, St. George and Fort William। ओके, जैसा आपको तो शायद पता ही होगा, पहले गुजरात राज्य अलग नहीं हुआ करता था, पहले एक ही राष्ट्र था, एक ही राज्य था, महाराष्ट्र, बराबर। तो ये जो अहमदाबाद और सूरत, ये सब जो थे, ये सब एक्चुअली महाराष्ट्र के ही पार्ट थे, और वहां पर मराठास का राज्य चलता था। मराठास इकलौते ऐसे थे जिन्होंने कभी हार नहीं माने ब्रिटिशर्स से, और वो ब्रिटिशर्स के लिए हमेशा सरदर्द बन के रहे, हमेशा उन ब्रिटिशर्स को फ्रीली राज्य उन्होंने करने नहीं दिया, सेट ही नहीं होने दिया कभी भी। तो मराठास के लगातार अपोजिशन की वजह से ब्रिटिशर्स को वहां से मूव करके ईस्ट में आना पड़ा। ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे वो लोग सेटल हो गए इतने इलाके में, क्योंकि यहाँ पर मराठास नहीं थे, मराठास इतने इलाके में हुआ करते थे। ये पूरा एक्चुअली पहले मराठास के अंडर में ही होता था। हमारा गुजरात राज्य तो 1960 के बाद बना था, पहले सिर्फ महाराष्ट्र राज्य हुआ करता था, यहाँ तक ये पूरा महाराष्ट्र राज्य ही था। ओके, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड। बाद में फ्रांस के लोग भी भारत में व्यापार करने आए और उन्होंने भी
अपनी छोटी मोटी ट्रेडिंग कॉलोनीज बनानी शुरू की, माहे करईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम एक्सेट्रा। ठीक है। But 18th century में, in the 18th century, the English and French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories. ठीक है। 18th सेंचुरी में ना सिर्फ इन्होंने इंडिया को गुलाम बनाया था, बल्कि ये लोग हैं ना पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे जा जाकर अलग अलग देशों में अपनी ट्रेडिंग कॉलोनी स्टैब्लिश कर रहे थे, अफ्रीका के देशों में, एशिया के अलग देशों में। ठीक है। इन्होंने ऑलमोस्ट पूरे देश, पूरी दुनिया में ही अलग अलग जगह पे जाके अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, ताकि जो ज्यादा व्यापार करेगा, जो ज्यादा पैसे कमाएगा, वही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये एक दोनों के कॉम्पिटिटर बन गए एक तरह से। Between 1746 and 1763, there were three Karnataka wars between first French East India Company and British East India Company in India. इनके बीच में आपस में 3 लड़ाइयां भी हो चुकी थी 15-16 सालों में। ठीक है, कि कौन ज्यादा जगहों पे अपना व्यापार चलाएगा, कौन कम जगहों पे अपना व्यापार चलाएगा। तो ये स्ट्रगल के चक्कर में इनके बीच में आपस में लड़ाइयां भी होती रहती थी। तो इस तरह से वो आपस में लड़ते रहते थे और भारत के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर वो चाहते थे कि उनका कब्जा हो, ताकि उनके देश का विकास हो सके, वो ज्यादा पैसे कमा सके। ठीक है। Thus, at the end of this battle of power, Portuguese were left with, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्योंकि ब्रिटेन ज्यादा ताकतवर देश था, तो इसलिए वो उसने ही सबको हरा दिया लड़ाइयों में और खुद भारत के ज्यादा हिस्सों पर राज्य करने लगा। और पुर्तगालीज और फ्रेंच वाले छोटे छोटी जगहों पर अपना कॉलोनीज बनाकर व्यापार करने लगे। ठीक है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका।